थोड़ा फैन वगैरह चालू कर लो, सर्दी लग रही है क्या है ऐसे? ये इतना गर्मी क्यों है इसमें? कुछ तो चालू कर लो। चालू करना है, बंद क्यों करना है? लाइट चली गई क्या? चलो अब देखो, महेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और इंदिरा गांधी सागर परियोजना, ये दो दो नंबर में आ जाएंगे अलग से, तो इनको अलग थोड़ा थोड़ा दो दो नंबर में लिख लो वहीं अलग से। मतलब ये कि ओंकारेश्वर, सॉरी पहले कौन सा बोला था, हाँ, इनको अलग से वहीं इंदिरा गांधी सागर परियोजना। इनको सबको दो दो नंबर में लिखना है, लिख लोगे। यह नर्मदा घाटी परियोजना का एक भाग है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या आएगा? यह नर्मदा घाटी परियोजना का एक भाग है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, स्थापना, स्थापना 1984 श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, 1984 श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, ये सब दो दो नंबर में लिखा रहा हूं, इंदिरा गांधी द्वारा। स्थिति खंडवा पुनासा बांध, खंडवा पुनासा बांध, नर्मदा नदी, कौन सी नदी पर है? नर्मदा, ठीक है। ये तीनों बातों का आना जरूरी है, खंडवा, पुनासा और कौन सी नदी? नर्मदा नदी, लिख लिया। क्षमता 1000 मेगावाट, क्षमता, क्षमता क्या होगी? पानी पिलाओ इसे। क्षमता कितना? हाँ, वो क्षमता कितना था? हाँ, 1000 में, मतलब विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट, कौमा सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, तो सिंचित क्षेत्र कितना है? 1.23 लाख हेक्टेयर, 23 लाख हेक्टेयर। मोबाइल तो नहीं चल रहा बच्चा? चलो आगे, नेक्स्ट, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर पहली लाइन सेम, यह नर्मदा नदी योजना का, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी परियोजना का उपखंड है, योजना का उपखंड है, उपखंड है। दूसरा पॉइंट, स्थिति लिख दो इसकी, ओंकारेश्वर खंडवा नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर नर्मदा, वो सॉरी, ओंकारेश्वर खंडवा और नर्मदा नदी। विद्युत क्षमता, विद्युत क्षमता 520 मेगावाट, 520 मेगावाट। और सिंचाई क्षेत्र 1.1 लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर, 1.1 लाख हेक्टेयर। ये कह रहे सब दो नंबर में आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको लिखने का तरीका पर आप पता होगी कैसे लिखना है। अब ऐसे लिख लो, महेश्वर, महेश्वर परियोजना,
महेश्वर। पहला पॉइंट तो वही लिखोगे सेम कि अ, नर्मदा घाटी परियोजना का उपखंड उपखंड लिख लिया। दूसरा लिखोगे स्थिति महेश्वर खरगोन नर्मदा नदी, महेश्वर खरगोन नर्मदा नदी। विद्युत क्षमता 450 मेगावाट, 450 मेगावाट, कोमा सिंचित क्षेत्र 1,00,000 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये आप तीनों को याद रखना, तीनों ये महत्वपूर्ण थे। 2 नंबर में अगर ये आ जाए तो बता देंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। सब छोटे छोटे आएंगे अब। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। हाँ, अब आपको मालूम है जबलपुर में और नर्मदा नदी घाटी का भाग है। पहला पॉइंट लिखोगे, यह नर्मदा नदी पर निर्मित, नर्मदा नदी पर निर्मित 29 बड़े बांधों में से एक है। 29 बड़े बांधों में से एक है। बड़े बांधों में से एक है। स्थापना लिख लो, 1971 में इसका उद्घाटन हुआ। 1971 में इसका उद्घाटन हुआ तथा 1988 में कार्य करना प्रारंभ। हाँ, 1988 1988 में कार्य करना प्रारंभ। स्थिति लिख लो, जबलपुर जिले के बिजौरा ग्राम, जबलपुर जिले के बिजौरा ग्राम में बरगी नदी पर, जबलपुर जिले के बिजौरा ग्राम में, बिजौरा बिजौरा ग्राम में कौन सी पर, हाँ, बरगी नदी पर, बरगी, BARIG, BARAGI है ना, हाँ, बरगी नदी पर। अब लिख लो विद्युत क्षमता, इस परियोजना पर 100 मेगावाट, पहले 90 थी, अब बढ़ के 100 हो गई है। हाँ, विद्युत क्षमता है और क्या। एक पॉइंट और लिख लो, यह जबलपुर में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति करती है। सिंचाई और पेयजल आपूर्ति। चलो अगली हेडिंग, अगली परियोजना लिखोगे बाण सागर परियोजना। अगली हेडिंग बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना, बताओ कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर है। वेरी गुड। तो लिखोगे यह सोन नदी पर निर्मित एक बृहद जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना है। स्थापना 1978
कॉमा निर्माण कार्य, वो पूर्ण निर्माण कार्य 2006, पूर्ण निर्माण कार्य 2006, पूर्ण निर्माण कार्य कब? 2006 में हुआ। लिख लिया। भागीदारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये प्री में आ चुका है। बाण सागर परियोजना में कितने राज्यों की भागीदारी है? कितने की है? 3। हाँ, और ध्यान रखिए मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी परियोजना है जो एमपी में और 3 राज्यों की भागीदारी है। बाकी सरदार सरोवर में 4 की भले ही है, पर वो एमपी में नहीं है। वो कहां पर है? राजस्थान में। और ऐसी कोई परियोजना नहीं मिलेगी आपको एमपी में, एमपी के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें 3 राज्यों की भागीदारी हो। यही है बाण सागर परियोजना, ठीक है ना। और इसमें ना 2:1:1 का अनुपात है, ब्रैकेट में लिख देना। 2 हमको मिलता है, 1 बिहार को, 1 यूपी को। मतलब हम 50% हिस्सा रखते हैं। एमपी को कितना मिलता है? 2। बाकी 1-1 मतलब 25-25 किसको मिलेगा? बिहार और, हाँ आगे लिख लोगे। विद्युत क्षमता, विद्युत क्षमता 425 मेगावाट, 425 मेगावाट। एक पॉइंट और लिखोगे, इस परियोजना से सतना सीधी शहडोल, सतना सीधी शहडोल सिंगरौली जिलों में सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है। चलो आगे बढ़ो। राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना, राजघाट, राजघाट परियोजना। देखो पहली बात तो आप सुन लो, है ना। ये राजघाट परियोजना ना बेतवा नदी पर है। किस पर है? बेतवा नदी पर है। और ये एमपी और यूपी, किसकी है? आपकी एमपी और यूपी। लेकिन ये एमपी में नहीं है, ये यूपी का एक क्षेत्र है, ललितपुर। कौन है? हाँ, यूपी के ललितपुर में इसका क्या किया गया है? एस्टेब्लिशमेंट किया गया। वहां पर ये परियोजना है, अपनी एमपी में नहीं, ध्यान रखना। लेकिन एमपी की भागीदारी, नदी तो हमारी है ना, नदी तो हमारे यहाँ से निकल के गई है, तो इसीलिए इसमें 50-50% की हिस्सेदारी है। 50% उसको मिलता है और 50% हमको मिलता है, ध्यान रखना। तो उसको बोलते हैं राजघाट परियोजना। और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड क्षेत्र लाभान्वित होता है किससे? राजघाट परियोजना से। वो उसी के लिए बनाई गई है। लिख लो, पहला पॉइंट लिखोगे राजघाट परियोजना में, यह मध्य प्रदेश और संयुक्त उत्तर प्रदेश की, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है। जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है। जल विद्युत और क्या है? सिंचाई परियोजना है। आज आपका शाम को टेस्ट भी है क्या? प्रीलिम्स का कई लोग आते होंगे ना देने के लिए। आप लोगों ने नहीं किया क्या ज्वाइन? आपको टेस्ट सीरीज तो चल रही है प्रीलिम्स की, नहीं आप लोगों के में इंक्लूडेड होगी ना, शायद आपको बताया होगा। हाँ हाँ, तो एक ही बात, तो आप अगली दोगे, ये नहीं दे रहे हो ऐसा? तो अभी भी दे सकते हो, 26 वाली दोगे, ठीक है। तो लोग, जो लोग एलिजिबल हैं वो तो ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट आगे, लिख लिया? स्थिति लिख लो। स्थिति उत्तर प्रदेश ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा नदी पर। आगे लिखोगे
विद्युत क्षमता 45 मेगावाट, कॉमा सिंचाई क्षमता लगभग 64,000, लगभग 64,000, लगभग 64,000 हेक्टेयर भूमि पर, 64,000 हेक्टेयर भूमि पर। लिख लिया? एक और लिख लो। इस परियोजना से अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़ आदि जिले लाभान्वित हैं। आदि जिले लाभान्वित हैं। समझ गए ना? कौन सा एरिया? ब्रैकेट में लिख दो बुंदेलखंड, बस एक लाइन लिख दो ब्रैकेट में, जिसका नाम है क्या? बुंदेलखंड। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला पेंच परियोजना। पेंच, पेंच परियोजना देखोगे, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त सिंचाई व जल विद्युत परियोजना है। सिंचाई व जल विद्युत परियोजना है। स्थिति लिख लो। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा पेंच नदी, विद्युत क्षमता 160 मेगावाट, विद्युत क्षमता 160 मेगावाट, कॉमा कॉमा सिंचाई क्षमता 63,000 हेक्टेयर भूमि, हेक्टेयर भूमि 63,000 लगभग लगा दें। लाभान्वित जिले लिख लो। छिंदवाड़ा, शिवनी, छिंदवाड़ा, शिवनी। ये कौन सी हो गई बताओ? हाँ चलो अगला लिखो। सम्राट अशोक सागर परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना। लिखोगे मध्य प्रदेश की हलाली, मध्य प्रदेश की हलाली नदी पर निर्मित, हलाली नदी पर निर्मित एक सिंचाई परियोजना है। हलाली नदी पर निर्मित एक सिंचाई परियोजना है। हलाली नदी पर निर्मित क्या है? आपकी एक सिंचाई परियोजना है। स्थिति विदिशा, कॉमा सिंचाई सिंचित क्षेत्र, वो सिंचाई क्षमता लिखो। सिंचाई क्षमता लगभग 34,000 हेक्टेयर,
34,000 हेक्टेयर। लाभान्वित जिले बिदसा, रायसेन। नेक्स्ट, संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना। हाँ, संजय सरोवर, इसका एक और नाम है, ब्रैकेट में लिख देना, अपर बैनगंगा परियोजना। अपर बैनगंगा परियोजना। अपर बैनगंगा परियोजना। लिखोगे मध्य प्रदेश में बैनगंगा नदी पर निर्मित, बैनगंगा नदी पर निर्मित एक जल विद्युत परियोजना, सॉरी एक सिंचाई परियोजना है, एक सिंचाई परियोजना। लिखोगे यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। सिंचाई क्षमता लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि, 80,000 हेक्टेयर भूमि। लाभान्वित जिले बालाघाट, सिवनी। बालाघाट, सिवनी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो अब, बिल्कुल पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोलार परियोजना, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोलार परियोजना, चोरल परियोजना, कोलार परियोजना, चोरल परियोजना, सिंध नदी परियोजना, सिंध नदी परियोजना आदि भी सिंचाई के क्षेत्र में, आदि भी सिंचाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, योगदान दे रही है, जिससे निरंतर मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जिससे निरंतर मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जिससे निरंतर मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बस ठीक है भाई, अब 10 में आ जाए, 5 में आ जाए, 7 में आ जाए, जिसमें आ जाए उसमें लिख। अगर ऐसे आ जाए मात्र मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का वर्णन करें तो बस बताते जाना, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ओंकारेश्वर, है ना, और महेश्वर, इंदिरा गांधी सागर। 10 तो हो ही गए होंगे लगभग, है ना। बस इसी को सीधे सीधे लिखते यार, एक एक दो नंबर में भी ये आ सकते। अभी आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई। अब निकालो सिलेबस फिर से। सिलेबस ही नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते हो सिलेबस, बताओ। तो हम लोगों ने भू आकृति वाला, नदियों वाला, जलवायु वाला, मिट्टियां, वनस्पति, प्रमुख फसलें, सिंचाई एवं सिंचाई तो कर ली, सिंचाई परियोजनाएं कर ली, ठीक है। अब 3 पॉइंट और रह गए आपके, 3 डॉट, है ना। एक रह गया खनिज, एक ऊर्जा, है ना, ऊर्जा और उसके संसाधन,
फिर रह गया मध्य प्रदेश के उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग, और मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि वितरण दर। हाँ मतलब लगभग लगभग इस महीने पे हम लगभग खत्म पे होंगे। पर्वत इसमें नहीं है ना, तो प्री में पढ़ा दूंगा, या इसमें वैसे नहीं, प्री में है, पर ठीक है पढ़ा दूंगा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, अरे वो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि आपको देव सर ने पढ़ा दिया होगा ज्योग्राफी में, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, है ना। अभी आओगे ना, हाँ उन्होंने बोले मैंने पढ़ाऊंगा, और जब वो मतलब मैं पढ़ा देता हूँ तो फिर वो भी पढ़ाते हैं, है ना। जब मैं नहीं पढ़ाता वो भी नहीं पढ़ाते, है ना। हाँ पढ़ा, अरे कैसी बात कर दी, तुम कहो तो अभी पढ़ा दूं मैं, तुम लोगों को तो पढ़ाया है शायद, है ना। हाँ कुछ इसमें कुछ को पढ़ाया, कुछ को नहीं पढ़ाया। अब आगे बढ़ते हैं, पहले सिलेबस को कर लें हम लोग कंप्लीट। लगभग आज कितनी तारीख है, 11 की 13 है आज। लगभग लगभग इस महीने के अंत तक हम लोग जो है, अगर सही रूप में क्लासेस चलती रही तो इस यूनिट को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आएंगे इधर, रियासतें हैं, कल्चर है, कल्चर पढ़ाएंगे आप लोगों को। कल्चर में एकदम मजा आएगा हम लोगों को, नृत्य, संगीत, डांस, है ना, इसमें सारे आपकी कलाएं आ जाएंगी। खैर अभी तो ये है, तो अब इसमें स्टार्ट कर देते हैं खनिज, ठीक है। एक पेज छोड़ के या आधा पेज छोड़ के, हाँ अगली हेडिंग बना दो, मध्य प्रदेश के खनिज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सुन लो, प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से खनिज वाला जो यूनिट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में खनिजों के प्रश्न। हाँ तो ले लेना उसको, पूरी समझाया था 1 घंटा, अभी 1 घंटे की बात 2 मिनट में कैसे होगा। रिकॉर्ड है ना उस दिन की, नहीं है क्या। हाँ तो वो तो समझा दिया था, फिर एक आध दिन जब होगा टाइम तो और समझा दूंगा, अभी क्षमता नहीं है ना। वो जैसे क्लास में प्रवेश हो तब पूछा करो, लास्ट लास्ट में तो फिर नहीं। मतलब फ्लो चार्ट बनवाया था, मतलब एक पूरा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, और समझाया भी था किन को करना है, किन को नहीं करना है, ठीक है। तो क्या बातचीत कर रहे हैं हम लोग, खनिज। सबसे पहले खनिज लेंगे, फिर ऊर्जा। तो मध्य प्रदेश के खनिज, पहले फ्लो चार्ट बना लो, क्या पढ़ना है मध्य प्रदेश के। अच्छा मैंने क्वेश्चन लिखा दी क्या कृषि वगैरह के, हैं क्यों भाई लोगों। हाँ तो पहले क्वेश्चन लिख लो, आप लोगों के पास निकालो, तब खनिज पे आएंगे। जो होमवर्क ये तो करा दिया मैंने, आपको समझा दिया, अब आप भी तो कुछ करके लाओगे ना। चलो तो 2 मार्कर अलग आपका कॉपी होगी ना क्वेश्चनों वाली। तो देखो हमने कृषि कर ली, प्लस सिंचाई पढ़ ली, और सिंचाई क्या पढ़ ली, परियोजना, सिंचाई परियोजना तीनों पढ़ ली। तो पहले इनके निकाल लेते हैं 2 मार्कर, है ना, और 7 मार्कर और 10 मार्कर, जिससे कि आपको क्लियर कट रहे कि क्या क्या आ सकता है, ठीक। घर से करके लाओगे आप लोग। चलो पहले 2 मार्कर पे आ जाओ, 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर। कुछ होमवर्क करके लाओ, चेक कराओ। और देखो पॉइंट नंबर 1, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। देखोगे नेट से सर्च करोगे, कृषि का योगदान कितना है। दूसरा, भूजोत क्या होती है, मध्य प्रदेश की औसत भूजोत कितनी है। भूजोत क्या होती है, मध्य प्रदेश की औसत भूजोत कितनी है। अगला 2023-24 में 2023-24 में मध्य प्रदेश में गेहूं और सोयाबीन का उत्पादन बताएं। अगला सोयाबीन के उत्पादन, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश के 3 सबसे बड़े जिलों के नाम। 3 सबसे बड़े जिलों के नाम।
अगला पॉइंट लिखोगे, मध्य प्रदेश में पीली क्रांति का क्षेत्र, पीली क्रांति का क्षेत्र। अगला, गेहूं की डलिया किस क्षेत्र को कहा जाता है? अगला, मध्य प्रदेश के गन्ना उत्पादक 3 जिलों के नाम। कपास के लिए आवश्यक दशाएं, कपास के लिए आवश्यक दशाएं। गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं, ये इस बार एग्जाम में पूछा था। अगला, भावांतर भुगतान योजना, बलराम ताल योजना। अगला, बलराम ताल योजना होगी। अगला, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, अब 7 मार्कर में आ जाओ। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सोयाबीन की फसल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दूसरा, मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? मानचित्र सहित समझाएं। मानचित्र सहित समझाएं। अगला, मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। मध्य प्रदेश की कृषि की समस्याएं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? लिख लिया? चलो अब 10 मार्कर लिख लो। मध्य प्रदेश की फसलों का वर्णन करें। मध्य प्रदेश के सिंचाई साधनों का वर्णन करें। सिंचाई साधनों का वर्णन करें। मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का वर्णन करें। सिंचाई परियोजनाओं का वर्णन करें। बस पहले इतना करके लाओ, है ना।
इतना कर लोगे तो फिर काम बन जाएगा। चलो बहुत है फिर आज के लिए, है ना। खनिज वगैरह चैप्टर जो कल से करेंगे स्टार्ट। कल देखेंगे खनिज, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या नाम है? खनिज को आते हैं, खनिज से कई सारे क्वेश्चन बहुत चालू